तो वेरी वार्म वेलकम, आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। दिस इज शिप्रा और आप इस इंटायर सीरीज माजिद हुसैन के येट अनदर लेक्चर चैप्टर 3 जो कि हम कंप्लीट कर रहे हैं क्लाइमेटोलॉजी पार्ट 8 में मेरे साथ आ चुके हैं। अभी तक हम लोगों ने जितने भी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की है इस वेरी चैप्टर में, आपने देखा कि कल कितना ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हमारा यहाँ पे रहा है, मतलब कल इन द सेंस इसके प्रीवियस लेक्चर में, कि हमने यहाँ पे कंप्लीट किया है प्रेशर बेल्ट्स। अपने प्रेशर बेल्ट्स को समझा, काफ़ी अच्छी डायग्राम्स के माध्यम से समझा हमने। इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट्स, पोलर बेल्ट्स, आपके सब पोलर बेल्ट्स, ठीक है, ये सब के बारे में और कैसे क्रिएट हो रहे हैं, कैसे प्रेशर बेल्ट कहीं पे लो कहीं पे हाई कैसे बन रहा है, इनका क्या डिविजन है, ये सब कुछ देखा है। नोट्स थोड़ा सा कम बनाया था, अंडरस्टैंडिंग के ऊपर ध्यान ज़्यादा दिया था। नोट्स की कोई फिक्र नहीं करनी है, हम बनाते रहेंगे। अच्छा, मैं ये भी देख रही हूँ बहुत सारे बच्चे कमेंट में पूछ रहे हैं आए दिन कि मैम नोट्स का क्या करना है। तो भैया कुछ नहीं करना है, आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जो वीडियो आप देख रहे हैं उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक बेसिकली मिल जाएगा, ठीक है, उस पे क्लिक करना है। उसके बाद आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे हमारे जियोपॉल आईएएस के टेलीग्राम चैनल पे, जो कि ज्वाइन करने के बाद ये सारे रनिंग नोट्स आपको मैं वहीं पे अवेलेबल करा देती हूँ, ठीक है। तो बाकी आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है। इसी क्लास में अगर कोई पीवाईक्यू एसोसिएटेड होता है तो हम वो भी कर लेते हैं, अदरवाइज ये हमारा बेसिकली फुल फ्लेजेड नोट्स हम क्लास में ही रनिंग नोट्स बनाते हैं, राइट। शुरुआत करेंगे आज की क्लास को और देखेंगे पार्ट 8 में आज क्या डिस्कस करना है। तो सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है ना, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर हमें समझ में नहीं आता है। एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, ठीक है, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन अक्सर बेसिकली काफी ज्यादा डिफिकल्ट टॉपिक हो जाता है, क्योंकि ठीक है वो अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स जरूर है, बट एक बार चीजें जब समझ में आने लगती है ना, इट बिकम्स लॉट इजियर। तो एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन देखेंगे, साथ ही साथ इस सर्कुलेशन के बेसिकली 3 तरीके के पार्ट्स हम डिफाइन करेंगे। हम बात करेंगे प्राइमरी सर्कुलेशन कैसे होता है इनिशियल स्टेज पे, ठीक है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, ये सब मैं बहुत इजीली आपको विद इन नो टाइम समझा दूंगी, ठीक है। उसके बाद हम समझेंगे सेकेंडरी सर्कुलेशन कैसे होता है, ठीक है, प्राइमरी सर्कुलेशन कैसे होता है, सेकेंडरी सर्कुलेशन कैसे होता है, फिर हम समझेंगे टर्शियरी सर्कुलेशन कैसे होता है, ठीक है। ये 3 तरीके के सर्कुलेशंस को हम समझेंगे। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन जो नाम है इसका मतलब क्या है, हाउ डू वी डिफाइन इट, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन मैम कुछ नहीं होता है, बल्कि जो हमारा वायुमंडल है, इनफैक्ट जो हमारा पूरा प्रेशर सिस्टम आपने यहाँ पे देखा है, जो भी पढ़ा है आपने, आप समझेंगे इस बात को कि एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एक ऐसा वर्ड है जहां पे हवा की मूवमेंट हो रही है। लार्ज स्केल मूवमेंट ऑफ एयर इज समथिंग दैट यू आर कॉलिंग एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, सर्कुलेट कर रहा है एटमॉस्फेयर, ठीक है। लार्ज स्केल मूवमेंट ऑफ एयर तो है ही है, बट उसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ये है कि ट्रोपोस्फेयर के अलोंग साइड ये पूरा का पूरा हो रहा है, ठीक है। सो थ्रू द ट्रोपोस्फेयर इफ लार्ज स्केल मूवमेंट इज टेकिंग प्लेस, प्लीज राइट, लिखते हुए चलेंगे, लार्ज स्केल मूवमेंट ऑफ एयर थ्रू द ट्रोपोस्फेयर, ओके। तो ये जो लार्ज स्केल मूवमेंट है थ्रू ट्रोपोस्फेयर, इसी को आप कहते हैं क्या, इसको आप कहते हैं एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। लेकिन इतनी सी डेफिनेशन काफी अभी बेसिकली इसके लिए नहीं है। यू नीड टू नो वेरी वेल, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपके अर्थ सरफेस की, ठीक है, हीटिंग हो रही है। तो यू हैव ऑल्सो सीन कि अर्थ सरफेस किस तरीके से सोलर रेडिएशन के कारण, सबसे पहले तो सोलर रेडिएशन, जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है ना, उसके कारण गर्म हो जाता है। द अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ सरफेस ड्यू टू द सोलर रेडिएशन। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कोरियोलिस इफेक्ट आपको अर्थ सरफेस के ऊपर देखने के लिए मिलता है। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रेशर का डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलता है। तो ये कुछ चीजें जो है ये बेसिकली एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन को ड्राइव करती हैं, ठीक है। तो
इट इज ड्रिवन बाय ऐसे मत लिखो, ये सब मिक्स हो जाएगा। इट इज ड्रिवन बाय uneven heating of अर्थ सरफेस। किस वजह से होता है मैम? ड्यू टू सोलर रेडिएशन। सबसे पहली चीज, ये क्लास में एक सेकेंड भी आपका अगर ध्यान भटकता है, आई विल टेक नो अकाउंट्स, आई विल टेक नो रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्योंकि फिर ये इतना पेचीदा कॉन्सेप्ट है ना, समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अनइवन हीटिंग। उसके बाद आप देखते हैं अर्थ के ऊपर कोरियोलिस इफेक्ट। उसके बाद आप अर्थ के ऊपर देखते हैं अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रेशर का होना, यानी कि प्रेशर डिफरेंसेस। ठीक है, आपके दाब में परिवर्तन, प्रेशर डिफरेंसेस होते हैं। अलोंग साइड आप देखेंगे कि रीडिस्ट्रीब्यूशन का काम हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैम, ऐसा कैसे होता है कि ये इक्वेटर है और ये सन है, सन ज्यादा से ज्यादा यहाँ तक, ज्यादा से ज्यादा यहाँ तक आता है। इक्वेटर के ऊपर होता है या तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के ऊपर होता है। ऊपर तो जाता ही नहीं है, ठीक है, यहाँ पे भी नहीं जाता है, 60 डिग्री लैटिट्यूड के पैरेलल तो नहीं जाता, वर्टिकल नहीं जाता। तो यहाँ वाली जो हीट है कैसे आ रही है? यहाँ पे भी जो भी है, जितनी भी हीट है, कम है ज्यादा है, जितनी भी है, कैसे आ रही है? तो मैम ये वाला सरफेस जब हीट हो जाता है तो ये विंड है जो अपने साथ हीट कैरी करके बेसिकली ले जाती है। तो आप यहाँ पे देखते हैं कि जो भी हीट की बात हो रही है उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन भी यहीं पे बेसिकली आपका होता है। ठीक है, यू मे ऑल्सो राइट द फैक्ट इट रीडिस्ट्रीब्यूट्स हीट। और हीट को रीडिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे मैम? सिंपल सी बात है, इक्वेटोरियल रीजन के ऊपर सबसे ज्यादा गर्मी है, ऑल द टाइम्स गर्मी। और क्योंकि आप जानते हैं ये जो हमारा प्यारा अर्थ है ये स्फेरिकल नहीं है, ये जो है साइड साइड से बल्ज्ड आउट है, जियोइड शेप का है, इसीलिए इक्वेटोरियल रीजन में, इक्वेटर के रीजन में सबसे ज्यादा गर्मी होती है। और ये इक्वेटोरियल रीजन से पोल्स तक हीट को ट्रांसफर रीडिस्ट्रीब्यूट करने का काम बेसिकली करता है। और इसी के साथ जो आपकी वैश्विक वेदर है, जो आपका ग्लोबल क्लाइमेट है, ग्लोबल वेदर है, उसको बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट करता है। तो इट रीडिस्ट्रीब्यूट्स हीट फ्रॉम इक्वेटोरियल रीजन, इट रीडिस्ट्रीब्यूट्स हीट फ्रॉम इक्वेटोरियल रीजन। पहली चीज, कहां तक ले जाता है? टू द पोल्स। ठीक है, पोल्स तक बेसिकली इस हीट को हवा के माध्यम से हम ले जाते हैं। एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि नाम का मतलब क्या है, धीरे धीरे ऐसी सारी गुत्थी खुलेगी। ठीक है, सो इट रीडिस्ट्रीब्यूट्स हीट फ्रॉम इक्वेटोरियल रीजन टू द पोल्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इट influencing the global climate and weather। पूरे आपके मौसम को, जो पूरा आपका वैश्विक जलवायु है, वैश्विक मौसम है, उसको इम्पैक्ट करता है, उस पर असर डालता है। ये क्या है? ये बेसिकली आपका एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन है। जनरली बेसिकली थोड़े से साइंटिफिक टर्म में चलिए, ठीक है, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, इसका एक और नाम है, इट इज ऑल्सो नोन एज जनरल सर्कुलेशन ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, प्लीज अंडरस्टैंड दैट it is also known as general सर्कुलेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक। या तो एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन बोलो या तो जनरल सर्कुलेशन ऑफ एटमॉस्फेयर बोलो, दोनों एक ही बात है। तो एटमॉस्फेयर ही पूरा का पूरा रोटेट रिवॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा व्हाई डू वी कॉल इट अ जनरल सर्कुलेशन ऑफ एटमॉस्फेयर। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज बी हियर, मेरे एकदम साथ सुनेंगे, मेरी हर एक बात को सुनेंगे, जस्ट बी विद मी एंड लिसन। कि जनरल सर्कुलेशन ऑफ एटमॉस्फेयर जो है, चलो ठीक है, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन की अगर बात करें तो आपका एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन तो समझ में आया ना क्या होता है?
और जो हवा बह रही है उसका स्पीड, और उसी हवा का, मूविंग एयर को क्या कहते हैं? जैसे स्थिर हवा है तो आप उसको एयर कहते हैं, और वही एयर जब मूव करने लगता है आप उसको विंड कहते हैं। ये समझ में आया ना? तो आपका ये जो एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन है और आपके हवा की स्पीड और उसी हवा का डायरेक्शन समझ में आ रहा है, और साथ ही साथ बेसिकली बहुत सारे अदर फोर्सेस के द्वारा बेसिकली आपका एटमॉस्फेरिक, जैसे ये जो सर्कुलेशन है ना, किस तरीके से हवाएं जाएंगी, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट होगा, या फिर जो हवाएं जा रही है, मूव कर रही है, जो विंड है वो किस डायरेक्शन में जाएंगी, कितने की स्पीड से जाएंगी, ये सब आपके बहुत सारे अलग अलग बेसिकली सेवरल फोर्सेस हैं, कुछ अदर फोर्सेस हैं, नेचुरल फोर्सेस हैं, जो कि क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। तो उसी चीज को लिखेंगे कि द एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, द एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड स्पीड, डायरेक्शन of wind are controlled by several forces on, ठीक है? और ये क्या क्या फोर्सेस बेसिकली हो सकते हैं, अब इनको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करने का टाइम आ गया है। यहां से असली कहानी आपके पूरे के पूरे एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन के चैप्टर की स्टार्ट होती है, ठीक है? एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, सबसे पहले सबसे जनरल जो फोर्स है जो यहाँ पे काम करता है, सबसे जनरल फोर्स वो है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण, ठीक है? ग्रेविटेशनल फोर्स आप जिसको कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है? तो ग्रेविटेशनल फोर्स अब क्या, कैसे बेसिकली मैम, ये आपने कह तो दिया कि ये जो है प्रभाव डालेगा, ये इम्पैक्ट करेगा, लेकिन कैसे? तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ है ना, प्रैक्टिकली आप देखेंगे तो प्रैक्टिकली काफी ज्यादा मतलब यूनिफॉर्म एक तरीके का फोर्स है। पूरे ग्लोब में आप देखेंगे ऐसा तो है नहीं, यहाँ पे ग्रेविटी ज्यादा है, यहाँ पे ग्रेविटी कम है, यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे कम है, सेंटर में जो अट्रैक्शन हो रहा है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है प्रैक्टिकली यूनिफॉर्म है हर जगह। सो आप देखते हैं इट इज प्रैक्टिकली यूनिफॉर्म थ्रू आउट, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज कि ये पूरे के पूरे एटमॉस्फेयर को बांध के रखता है, थोड़ा सा कंप्रेस करके रखता है इक्वली हर जगह पे, कि भाई थोड़ा सा ग्राउंड के क्लोज रहो, ग्राउंड के करीब रहो, और पूरे वर्ल्ड वाइड में आप देखते हैं कि सेम नेचर इसका देखने के लिए मिलता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की अगर बात करें तो ये है ग्रेविटेशनल फोर्स, इट इज प्रैक्टिकली यूनिफॉर्म थ्रू आउट, ठीक है? हर जगह बेसिकली ये क्या होता है, ये यूनिफॉर्म होता है, और करता क्या है, एंड कंप्रेस करता है किस चीज को, कंप्रेसेस द एटमॉस्फेयर, वायुमंडल को थोड़ा सा क्या करता है, श्रिंक करता है इक्वली नियर द ग्राउंड, ठीक है? क्या है ये, कंप्रेसेस द एटमॉस्फेयर इक्वली नियर द ग्राउंड वर्ल्ड वाइड। इसका कहने का मतलब क्या है कि आपका गुरुत्वाकर्षण बल कभी भी अलग अलग स्थान पे अलग अलग तरीके से एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, फाइन। उसके बाद सेकेंड मोस्ट है कि एयर प्रेशर, फॉर एग्जांपल आप जानते भी हैं कि ये बिकॉज ऑफ द होल्ड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स आप देखते हैं डेंसिटी भी निचले स्तर पे अल्टीट्यूड में ज्यादा होती है, बढ़ते अल्टीट्यूड के साथ एयर प्रेशर और उसकी डेंसिटी बेसिकली क्या होती है आपकी, डिक्रीज करती है। तो ये भी है एक पॉइंट आपकी कि डेंसिटी ऑफ एयर प्रेशर, density of air pressure also decreases with increasing altitude। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रमाण है कि किस तरीके का
एटमॉस्फेयर के ऊपर इफेक्ट होता है आपके गुरुत्वाकर्षण बल का, ग्रेविटेशनल फोर्स का, ठीक है। उसी के हिसाब से आपका जो सेकेंड फोर्स आ जाता है, सेकेंड, मैंने आपको इतने सारे प्रेशर्स विद इतने सारे फोर्सेस बताए हैं, उसमें आपका सेकेंड रोल प्ले करने आता है प्रेशर बेल्ट्स, ठीक है। तो आपने प्रेशर देखा है, आपने प्रेशर बेसिकली पढ़ा है, एंड यू नो द फैक्टर, जस्ट अ मिनट गाइस, ठीक है। आपने प्रेशर देखा है, आपने प्रेशर पढ़ा है, एंड यू नो सेवरल फैक्टर्स अबाउट द प्रेशर। प्रेशर के बारे में अगर फैक्टर्स की बात करें तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि कभी भी, मतलब अच्छा ये भी एक और ये भी बेसिकली बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रेशर के टर्म्स में जरा आप देखिए, एक हम लोगों ने फोर्स पढ़ा था, आप अगर इसको कंप्लीटली लिखना चाहते हैं तो आप इसको प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स लिखिए, पीजीएफ, ठीक है। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स इसको लिखिए। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स का भी बहुत ज्यादा मतलब होता है। ये प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, ये आई होप आपको पढ़ाने की अब जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। ये प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स ही होता है, ग्रेडियंट मतलब चेंज, राइट, जो कि एयर को ड्राइव करने का काम करता है। जो मूविंग एयर है, इट ड्राइव्स द मूविंग एयर टू ट्रेवल फ्रॉम द एरियाज ऑफ हाई प्रेशर टू द एरियाज ऑफ लो प्रेशर। तो ये जो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है, इट कॉजेज विंड, ठीक है, इट ड्राइव्स एयर फ्रॉम एरियाज ऑफ हाई प्रेशर, ठीक है, जिसको आप HP बोल लो, टू एरियाज ऑफ लो प्रेशर, जिसको आप LP बोलो, ठीक है। HP और LP आपके ये हो गए, समझ में आ गया। एरिया ऑफ हाई प्रेशर एंड एरिया ऑफ लो प्रेशर, प्रेशर में E लिख लो भैया, वरना चिल्लाने लगोगे तुम लोग, ठीक है। और इसी से क्या होता है, इट कॉजेज विंड, इट कॉजेज व्हाट, इट कॉजेज, कॉजिंग विंड, इट कॉजेज विंड, राइट। अब इसी, ये पूरा का पूरा जो है आप देख रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स किस तरीके से अफेक्ट कर रहा है, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स किस तरीके से अफेक्ट कर रहा है। वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट वट एवर द नेचर ऑफ द फोर्सेस, ये सारे तो आपके एक तरीके से नेचुरल फोर्सेस ही है ना, ये एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन को इफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड मोस्ट पॉइंट जो मैं आपको बताऊंगी वो है, आप सभी जानते हैं कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स एक ऐसा फोर्स जिसको किसी के इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं है, अपने आप में बहुत बड़े चेंजेस बेसिकली पृथ्वी में करता है। इट चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द विंड, इट चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ मूविंग एयर। तो आपको मैं बता दूं, कोरियोलिस फोर्स जो है ना, इसको कहते हैं दैट इट इज, तो क्या कहते हैं, इट इज अ डिफ्लेक्टिव फोर्स। ये क्या है बेसिकली, ये आपका डिफ्लेक्टिव फोर्स है, यानी ये डिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। ये क्या करता है, एक जो हवा जो बह रही है, मूविंग एयर जिसको आप विंड कह रहे हो, वो स्ट्रेट पाथ में जब आ रही होती है तो उसके स्ट्रेट पाथ को चेंज कर देता है। इट डिफ्लेक्ट्स विंड फ्रॉम अ स्ट्रेट पाथ इन रिलेशन टू द अर्थ सर्फेस, मतलब अर्थ सर्फेस के रिस्पेक्ट में, अगर स्ट्रेट पाथ में अगर मूव कर रही है इन रिस्पेक्ट ऑफ अर्थ रोटेटिंग सर्फेस, इट डिफ्लेक्ट्स द पाथ ऑफ द विंड नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में टू द राइट साइड एंड सदर्न हेमिस्फेयर में टू द लेफ्ट साइड। सो इट इज अ डिफ्लेक्टिव फोर्स। व्हाट डज इट डू, इट डिफ्लेक्ट्स, ये हवाओं को डिफ्लेक्ट करती है। इट डिफ्लेक्ट्स विंड्स फ्रॉम स्ट्रेट पाथ से डिफ्लेक्ट करती है इन रिलेशन, स्ट्रेट पाथ इन रिलेशन टू अर्थ रोटेटिंग सरफेस, ठीक है, टूवर्ड्स, पहला राइट साइड, राइट टूवर्ड्स राइट इन
northern hemisphere. Okay, and towards left in southern hemisphere. समझ में आ गया? ये है आपकी कोरियोलिस फोर्स। यानी कि मैम किसी भी तरीके से ऐसे आपका अर्थ है, ठीक है, ये 0 डिग्री है, ये आपकी जो है हवा ऐसे आ रही है एनएच में यानी कि नदर्न हेमिस्फेयर में, और ऐसे जा रही है एसएच में यानी सदर्न हेमिस्फेयर में। तो एसएच में जब जाएगी तो ये हवा जो है ये लेफ्ट की तरफ मुड़ती हुई नजर आएगी, और ये बेसिकली एनएच में जब सीधे बेसिकली आ रही है तो ये अपने राइट साइड मुड़ते हुए बेसिकली दिखाई देगी। तो ये जो डिफ्लेक्शन है, डिफ्लेक्शन इन द पाथ, इट डिफ्लेक्ट्स विंड्स, ठीक है, फ्रॉम स्ट्रेट पाथ इन रिलेशन टू अर्थ रोटेटिंग सरफेस टूवर्ड्स राइट पहली चीज एंड टूवर्ड्स लेफ्ट दूसरी चीज। हेमिस्फेयर का बेसिकली डिफरेंस आपको दिख रहा है। कोरियोलिस फोर्स बेसिकली इस तरीके का इफेक्ट करता है। अब जो चौथा फोर्स, चौथा नेचुरल फोर्स मैं आपको बताने जा रही हूं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा लोग इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। लुकिंग एट द नेचर, ये है आपका फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, हार्डली इसको कंसीडर करता है कोई, लेकिन अब देख रहे हैं आप, अभी मैं आपको बताऊंगी कि कितना ज्यादा इंपैक्ट फ्रिक्शनल फोर्स का बेसिकली होता है। सबसे पहली तो यही बात है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कैसे इफेक्ट, कैसे इंपैक्ट डाल रही है, ये तो केवल और केवल मैम निचले अल्टीट्यूड्स पे यानी कि पृथ्वी सतह के आसपास काम करती है बहुत रिगोरसली। इट एक्ट्स नियर द अर्थ सरफेस, और तेज चलने वाली पवनों को, तेज चलने वाली हवाओं को स्लो करने का काम करती है, ठीक है। सो व्हाट डज इट डू? इट एक्ट्स नियर द अर्थ सरफेस, पृथ्वी सतह के पास, स्लोइंग द विंड स्पीड। आप खुद सोचो ना, ऊपर बहने वाली हवाओं के रास्ते में कुछ टकरा ही नहीं रहा है, और ऊपर बह रही है उनके हवाओं में, उनके रास्ते में कुछ नहीं टकराएगा तो उनकी स्पीड हिंडर होगी क्या? नो मैम, बिल्कुल नहीं होगी। लेकिन जब नीचे अर्थ सरफेस के मूव कर रही हैं तो डेफिनेटली कितने सारे पर्वत हैं, कितने सारे बेसिकली आपके जो लैंड एरिया है, कितनी सारी वेजिटेशन है, नीचे ही आ जाओ। हार्डली ये 1 से 2 किलोमीटर अबव सी लेवल आप देखेंगे सबसे ज्यादा ये इफेक्ट करती हैं। 1 से 2 किलोमीटर अबव सी लेवल तक तो बहुत ही ज्यादा फ्रिक्शन आपको देखने के लिए मिलता है। जैसे जैसे हाइट इंक्रीज करती है इट डिक्रीजेस, सो फ्रिक्शनल फोर्स acting over the atmospheric circulation decreases with the height above the earth surface, ठीक है। तो जब भी ये होता है इसको जरूर मेंशन करेंगे that it decreases with height above the surface, ठीक है। एंड बेसिकली आपको बोलना है कि when height is increasing, the altitude is always decreasing, ठीक है। अच्छा, ये क्या बना दिया मैंने, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो भाई, ठीक है। ये हम क्या बनाना चाहते थे? हम ये बनाना चाहते थे कि मैम अगर हमारी हाइट जो होगी, वो हाइट हमारी अगर ऊपर बढ़ती जाएगी तो मैम जो हमारा फ्रिक्शन होता है ना, वो फ्रिक्शन घटता जाएगा। दिस इज समथिंग दैट आई वांटेड टू टेल यू, ठीक है। दिस इज द थिंग, हाइट बढ़ेगी तो फ्रिक्शन घटेगा एंड वाइस वर्सा, ठीक है, एंड वाइस वर्सा। समझ में आ गया? तो ये फ्रिक्शनल फोर्स का बेसिकली थोड़ा बहुत हिसाब किताब है। अब यही फ्रिक्शनल फोर्स में ही आप देखेंगे बाकी सारे फोर्स की तरह भी इसके भी कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हैं। फॉर एग्जाम्पल काफी हद तक आप देखेंगे कि सरफेस जैसे जैसे एक्सटेंड करेगा ना, जो भी आपकी सतह है, मतलब लगभग 500 मीटर से 1 किलोमीटर ऊपर भी अगर आप चले जाएंगे तो सरफेस फ्रिक्शन आपको देखने के लिए the maximum
सरफेस फ्रिक्शन एक्सटेंड्स अप टू, एक दो तो नहीं छोड़ो, अप टू 1 किलोमीटर अबव द सरफेस, 1 किलोमीटर अबव द सरफेस। ये जो है ये अलग अलग बेसिकली फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है, ये फ्रिक्शन अलग अलग कारकों पे डिपेंड करता है और चेंज होता रहता है। ये क्या करता है बेसिकली, इट वैरीज विथ, ये जो है बदलता रहता है। कैसे बदलता रहता है मैम, तो सबसे पहले ठीक है, ये 4 कारकों से मुख्य तौर पे बेसिकली बदलता है। कैसे बदलता है, जिस सरफेस पे टकरा रही है हवाएं, उस सरफेस का टेक्सचर क्या है। सो सबसे पहले आपका सरफेस टेक्सचर जो है वो मायने रखता है, जिस सरफेस पे बेसिकली हवाएं टकरा रही हैं। दूसरी चीज ये है कि विंड जब टकरा रहा है तो उस समय उसकी स्पीड कितनी ज्यादा है। ठीक है, विंड स्पीड से के ऊपर भी डिपेंड करके एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन पे असर डालता है। उसके बाद एक ये भी है, क्योंकि आप जानते हैं मौसम में भी बदलाव है, तो किस तरीके का टाइम या आपका जो है दिन में, एक पूरे दिन में कौन सा टाइम हो रहा है, या फिर बेसिकली कैसा साल है। ठीक है, नॉट टू हॉट नॉट टू कोल्ड वाली चीजें यहाँ पे अप्लाई होंगी। और चौथा एंड द लास्ट मोस्ट थिंग इज एटमॉस्फेरिक कंडीशन कैसी है। इन 4 चीजों पे डिपेंड करके चेंज होता रहता है आपका फ्रिक्शन का लेवल। अब इन चारों में से कुछ भी कमी बेसी आती है तो आपकी फ्रिक्शनल फोर्स पे भी बेसिकली क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। एक बात नोट करके लिखेंगे, हमेशा याद रखेंगे कि जो आपके खुरदुरे सरफेसेस होते हैं ना, जो रफ सरफेसेस होते हैं, नोट करके लिखना, ये रफ सरफेसेस ज्यादा से ज्यादा फ्रिक्शन प्रोड्यूस करते हैं। सो नोट करके आप लिखेंगे, नोट करके लिखना, rougher surfaces produce more फ्रिक्शन। ठीक है, जो आपके रफ सरफेस होते हैं वो ज्यादा फ्रिक्शन बेसिकली प्रोड्यूस करते हैं। ये हो गया। अब जो है नेक्स्ट मोस्ट, जैसे फॉर एग्जांपल आप ये देख रहे हैं कोरियोलिस फोर्स के बारे में बात किया, फ्रिक्शनल फोर्स की बात किया। ठीक है, ये सारे वो कारक हैं, these all are those part of the entire atmospheric circulation। जरा देखेंगे कहाँ से स्टार्ट किया था, तो एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन में अनइवन हीटिंग के कारण, सोलर रेडिएशन, कोरियोलिस इफेक्ट के कारण, प्रेशर डिफरेंसेस के कारण हम देखते हैं कि ये एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन होता है। अब इसमें मैम रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट भी होता है, इक्वेटर से हीट पोल्स की तरफ जाती है। इसमें मैम हमने देखा कि इसको जनरल सर्कुलेशन ऑफ एटमॉस्फेयर तो कहते ही कहते हैं, साथ ही साथ जो स्पीड और डायरेक्शन है हवाओं का और जो एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन है वो कुछ फोर्सेस जो अर्थ पे काम कर रही हैं नेचुरली, उनके द्वारा कंट्रोल होते हैं। जैसे सबसे पहला हमने देखा ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्योंकि डेंसिटी ऑफ एयर प्रेशर हाइट के साथ घटती है और ग्रेविटी क्योंकि हर जगह समान होती है तो ये एटमॉस्फेयर को बांध के रखती है। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, ये जो चलती हवाओं को, ये हाई प्रेशर से लेकर के लो प्रेशर तक, ये आप इसको लिख सकते हैं फ्रॉम HP टू लो P, मूविंग एयर को, विंड को बेसिकली मूव कराता है। कहते हैं ना हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाती हैं हवाएं, तो ये किसका काम है, ये प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स का काम है। देन यू हैव सीन कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स क्या है मैम, एक तरीके का डिफ्लेक्टिव फोर्स है। ये जो है विंड को डिफ्लेक्ट कर देता है, अपने स्ट्रेट पाथ में चल के आ रही थी उसको मोड़ दिया। कहाँ मोड़ दिया, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में राइट की तरफ और सदर्न हेमिस्फेयर में लेफ्ट की तरफ मोड़ दिया। राइट, फ्रिक्शनल फोर्स से आप देख रहे हैं इट एक्ट्स नियर द अर्थ सरफेस, मतलब पृथ्वी सतह के पास फ्रिक्शनल फोर्स काम करती है, स्लोइंग द विंड स्पीड। आप देखते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स हाइट के साथ कम होती जाती है, मैक्सिमम आपको 1 किलोमीटर अबव द सरफेस दिखेगी। सरफेस टेक्सचर, विंड स्पीड, टाइम ऑफ डे एंड ईयर और एटमॉस्फेरिक कंडीशन से प्रभावित होती है। ये आपकी फ्रिक्शनल फोर्स है। ठीक है, अब जरा एक टॉपिक समझते हैं जिस टॉपिक का नाम है डायरेक्शन ऑफ विंड।
ये बहुत ही ज्यादा कॉमन है, थोड़ा सा मैं इसके ऊपर लाइट डालूंगी, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ विंड, थोड़ा सा, और इसका विंड का ना हम लोग कुछ लोकली नाम भी रखते हैं, तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना। अब डायरेक्शन ऑफ विंड देख रहे हैं तो आपने देखा है कि विंड भले एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में सीधी चली हुई आ रही है, बट आप देखेंगे ये जिस भी डायरेक्शन में आती है, चाहे कोरियोलिस फोर्स से डिफ्लेक्ट हो जाती है, तो इसका जो पाथ बनता है हमेशा इन हवाओं को इनके डायरेक्शन के ही बेसिस पे इनका नामकरण किया जाता है। सो विंड्स, दे आर नेम्ड, दे आर नेम्ड इन द डायरेक्शन, दे आर नेम्ड आफ्टर द डायरेक्शन फ्रॉम विच दे आर कमिंग, राइट। सो यू कैन राइट winds are named after the direction. Winds are named after the direction from which they come. From which they are coming या फिर from which they come. समझ में आ गया? ये भाई विंड का हिसाब किताब है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ऐसी हवाएं जो पूरब से पश्चिम की तरफ चलती हैं, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, उनका नाम अलग है, ठीक है। विंड दैट फ्लो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, इनका नाम अलग है। और ऐसी हवाएं जो पश्चिम से पूरब की ओर चलती हैं, विंड दैट फ्लो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, दैट फ्लो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, इनका बेसिकली अलग हिसाब किताब है। क्या कहते हैं इन हवाओं को जो ईस्ट टू वेस्ट चलती है? इनको कहते हैं ईस्ट विंड्स, और इनको कहते हैं वेस्ट विंड्स। ईस्ट विंड्स एंड वेस्ट विंड्स, वेस्ट टू ईस्ट ये हो गया, ईस्ट टू वेस्ट ये हो गया। समझ में आया? तो डायरेक्शन ऑफ विंड क्या है? ये डायरेक्शन पे बेस्ड, ये बेसिकली हम लोगों ने एक यहाँ पे नाम रखा है, और अक्सर बेसिकली हम ऐसी बातें बेसिकली करते हैं। तो डायरेक्शन ऑफ विंड को जहां तक देखेंगे तो डायरेक्शन ऑफ विंड का भैया हिसाब किताब हमारा ये है, फाइन। अब जरा एक विंड के प्रकार को हमें समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब टाइप ऑफ विंड जो कि अक्सर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है, थोड़ा सा हमें इसके बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर करना इंपॉर्टेंट हो गया है, ठीक है। तो अब जो हम पढ़ रहे हैं, बेसिकली सिंस वी आर स्टडिंग अबाउट द डायरेक्शन ऑफ विंड्स, आपने आइसो बार पढ़ा है ना, वो जो कॉन्टूर लाइंस हैं जो सेम प्रेशर को आपस में कनेक्ट करके देती है। तो ठीक उसी तरीके से व्हेन यू लुक एट दिस फिगर, जियोस्ट्रॉफिक विंड, ठीक है, ये जो जियोस्ट्रॉफिक विंड है, ओके इट्स नॉट स्ट्रॉफिक, इट इज ट्रॉफिक, ओके, जियोस्ट्रॉफिक विंड, जिसको बेसिकली यू ऑल्सो कंसीडर इट एज रोसबाई वेव्स, ठीक है। ये क्या होते हैं मैम? रोसबाई वेव्स, ठीक है। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनो, ठीक है। सपोजिटली आप जो है थोड़ा सा इमेजिन कीजिए, आपके पास एक गेंद है, ठीक है, और आपने इसको जो है इस तरीके के एक ढलान से नीचे फेंक दिया, और यहां से बैरिकेटिंग है, यहां पे भी बैरिकेटिंग है, ये बॉल कैसे जाएगी? ये बॉल सीधे जाएगी, ठीक है। लेकिन वहीं आपके पास एक बॉल है और ढलान कुछ ऐसी है जैसे वो बचपन में स्लाइड हुआ करती थी ना, फिसल पट्टी, वैसी। तो ये बॉल जो है ऐसे 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 ट्रैवल करते हुए जाएगी। कहने का मतलब ये है कि इस बॉल के मूवमेंट को जो है शेप करने का काम सम और दी अदर बैरियर्स बेसिकली कर रहे हैं। तो जब भी हम जियोस्ट्रॉपिक विंड की बात करते हैं तो हम हमेशा कहते हैं, सबसे पहले तो इसको डिफाइन करते हुए क्या बोलते हैं कि ये ऐसी हवाएं हैं, ठीक है, दीज आर द विंड्स, ठीक है, विंड्स दैट मूव अलोंग द प्रेशर एरियाज। सबसे पहले क्या होता है, जो भी विंड है, जो भी हवाएं हैं आपके प्रेशर एरियाज के बीच में ट्रैवल करती हैं अलोंग द पाथ विच इज पैरेलल टू आइसोबार्स। सो द विंड्स दैट मूव, विंड्स मूविंग
between the pressure areas, the winds moving between the pressure areas, and that too along the path पैरेलल टू। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, इसको मैं फटाफट से इसको क्लियर करूंगी, बस पहले डेफिनेशन लिख रही हूं ताकि इसका एसेंस लास्ट में समझ में आए, ठीक है। अलोंग द पाथ विच इज मोर और लेस पैरेलल यानी समानांतर टू द आइसोबार्स। अब देखो होता क्या है, इनिशियली आपके साथ में क्या हो रहा है कि आपने अपर एटमॉस्फेयर, अपर ट्रोपोस्फेयर को अच्छी तरीके से देखा है, राइट। जब आप अपर ट्रोपोस्फेयर को देखते हैं तो आपको पता चलता है, अपर ट्रोपोस्फेयर भी इन द सेंस मैं अपर एटमॉस्फेयर की ही बात कर रही हूँ, ठीक है। जनरली ये क्योंकि पूरा का पूरा जो है ये आपका उसमें क्या कहते हैं ट्रोपोस्फेरिक लेयर में, और वो भी अपर ट्रोपोस्फेयर में ये पूरा टेक प्लेस करता है। तो जनरली जियोस्ट्रॉपिक विंड के बारे में जब हम बात कर रहे होते हैं, ठीक है, जब हम इसके बारे में समझ रहे होते हैं, तब हमारे सामने एक फैक्टर आता है। बहुत ध्यान से मैं आपको बहुत रिलेटेबल तरीके से अगर समझाऊं तो ऐसी विंड्स जो बेसिकली पैरेलल होती हैं आपके आइसोबार्स पे, यानी कि मैम एक सिंपल सी बात है, हमें सोचना यह है कि एक जो है बॉल को स्लोप पे रखा गया है, एनी बॉल हैज बीन केप्ट ऑन द स्लोप। मैंने आपको जैसा कि अभी एग्जाम्पल दिया, ठीक है। सोचो कि एक बॉल को बेसिकली स्लोप पे रखा गया है और वो जो स्लोप है ना इनिशियली आपका नीचे की तरफ यानी लो प्रेशर की तरफ गिरने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो अब क्या होता है, ये फोर्स प्रेशर ग्रेडियंट होता है। मतलब बिल्कुल मेरी एक बस बात सुनना, ये जियोस्ट्रॉपिक विंड क्यों ऐसी विंड है जो आइसोबार के पैरेलल चल रही हैं, बेसिकली क्योंकि प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स जब कोरियोलिस फोर्स के इक्वल हो जाता है, तो जैसे एक है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स क्या करता है, हवा को हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे ले जाने का काम करता है, और कोरियोलिस फोर्स उसको डिफ्लेक्ट करने का काम करता है। तो एक उसको नीचे ले जा रहा है, दूसरा उसको डिफ्लेक्ट कर रहा है। जब दोनों की इंटेंसिटी, दोनों के द्वारा एक्सर्ट किया गया प्रेशर बराबर हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली विंड सेम डायरेक्शन में सीधे आइसोबार्स के पैरेलल चलना शुरू हो जाती है। सो व्हाट हैपेंस इज कि बॉल को बेसिकली या तो सीधे जाएगी या तो बेसिकली रोटेट करके ऐसे जाएगी। जो बॉल जिसका हमने एग्जांपल दिया है, जब दोनों फोर्स पीजीएफ और सीएफ बराबर हो जाते हैं तो बेसिकली हवा सीधे, मतलब हाई टू लो प्रेशर नहीं जाती है ये, या फिर किसी भी तरीके का डिफ्लेक्शन नहीं करती है, ये सीधे चलती है, ठीक है। सो इन दिस रन जब आप देखते हैं, व्हाटएवर दैट यू सी इट हैपेंस इन द, कहां पे होता है, it happens in the upper troposphere. It happens in the upper troposphere, और upper troposphere also upper atmosphere भी आपको कहीं कहीं देखने को मिलेगा, वो भी गलत नहीं है, ठीक है। अपर एटमॉस्फेयर में बेसिकली ऐसा होता है। कैसा होता है मैम कि जब, ठीक है, whenever, ठीक है, when pressure gradient force, when pressure gradient force is equals to Coriolis force, ठीक है, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स जब कोरियोलिस फोर्स के इक्वल होता है, व्हेन प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स इज इक्वल्स टू द कोरियोलिस फोर्स, आप देखेंगे कि ये जो आउटकम आ रहा है ना, ये बेसिकली आउटकम हमारा क्या होता है, जियोस्ट्रॉपिक विंड होता है। सो जनरली इसके होने के बाद जो जियोस्ट्रॉपिक विंड होती हैं, आप लिख सकते हैं इसको, दैट जियोस्ट्रॉपिक विंड्स आर द विंड्स दैट रन, दीज विंड्स दैट रन पैरेलल। ये विंड्स कौन सी हैं, ये ऐसी हवाएं हैं, ये ऐसी विंड्स हैं जो कि आइसोबार्स के पैरेलल टू द आइसोबार्स के पैरेलल में रन कर रही हैं। आप देखेंगे आइसोबार्स का मतलब आई होप आपको पता है, दीज आर द लाइंस ऑफ इक्वल प्रेशर, ठीक है। तो आई होप आपको आइसोबार का मतलब तो याद होगा ही, सब कुछ पढ़ा है हमने, ठीक है। ड्यू टू द बैलेंस बिटवीन, ये क्यों होता है ऐसा, क्यों पैरेलल मूव कर रही हैं, ड्यू टू द मेंटेन्ड बैलेंस या फिर द बैलेंस बिटवीन पीजीएफ एंड सीएफ। क्या होता है मैम पीजीएफ, क्या होता है मैम सीएफ, आपका प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स होता है, ठीक है। एक आपका प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स होता है, दूसरा आपका
कोरियोलिस फोर्स होता है, ठीक है। एट द सेम इंस्टेंट जो फोर्सेस जो इसमें इन्वॉल्व हैं, ठीक है, आप इनको ऐसे लिख सकते हैं, द फोर्सेस दैट आर इन्वॉल्व्ड। कौन कौन से फोर्सेस की बात यहाँ पे तब से हम कर रहे हैं मैम? तो मैम सबसे पहले हम लोगों ने किया है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स की बात, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने किया है PGF की बात की है मैम, ठीक है। उसके बाद हमने किया है CF की बात की है हमने, ठीक है। तो PGF और CF दो फैक्टर्स आपके यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। PGF बेसिकली क्या करता है? हवा को हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे जाने पे मजबूर करता है, आइसोबार्स के परपेंडिकुलर एक्ट करता है, ठीक है। ये क्या कर रहा है? इट पुशेज एयर टू मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। और दूसरी चीज क्या है यहाँ पे पीजीएफ के बारे में? प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स जो है मैम एक्ट करता है, इट एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द आइसोबार्स, राइट। और इसीलिए बेसिकली ये एक ऐसा प्रेशर एग्जर्ट करने का काम करते हैं। वहीं CF के बारे में, कोरियोलिस फोर्स के बारे में अगर मैं आपसे बोलूं कि ये क्या करता है, ये हवा को राइट या लेफ्ट, अगर नदर्न हेमिस्फेयर में है तो राइट, सदर्न हेमिस्फेयर में है तो लेफ्ट, ये हवा को डिफ्लेक्ट करता है। ये क्या करता है? इट डिफ्लेक्ट्स द विंड, ठीक है, इट डिफ्लेक्ट्स विंड्स, या फिर इट डिफ्लेक्ट्स विंड rightwards to the right or to the left, rightwards or leftwards, depending upon which hemisphere we are talking about. And also आपके ये पूरे के पूरे सिस्टम में आप देखेंगे ना, तो जो कोरियोलिस फोर्स है, अर्थ सरफेस, यानी कि वट एवर द विंड डायरेक्शन इज, विंड का जो भी अर्थ सरफेस के मतलब रिस्पेक्ट में जो डायरेक्शन है उसके परपेंडिकुलर काम करता है। So it acts perpendicular to the wind direction, ठीक है। इट एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द विंड डायरेक्शन। तो ये फोर्सेस कौन कौन से इन्वॉल्व है ये समझ में आया? PGF और CF है, तो इसमें ये हमें थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। अच्छा भाई, बैलेंसिंग का क्या है भाई? बैलेंसिंग मैम आप बता रही हैं दोनों के दोनों फोर्स बैलेंस आउट हो जाते हैं, ठीक है। तो विंड जो है, अब आप देखो, बैलेंस ऑफ जियोस्ट्रॉफिक विंड्स कैसे बैलेंस होते हैं, ठीक है। व्हेन PGF यानी प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स इज इक्वल्स टू कोरियोलिस फोर्स, नो विंड क्रॉसेस आइसोबार्स, ठीक है। आइसोबार्स को क्रॉस नहीं कर पाती है कोई भी हवाएं, विंड नो लॉन्गर क्रॉसेस द आइसोबार। और ये आपके हायर अल्टीट्यूड्स पे बेसिकली ज्यादा होता है, यानी कि फ्रिक्शन लेवल को स्किप कर दो तो इट हैपन्स एट हायर अल्टीट्यूड्स। हायर अल्टीट्यूड्स पे क्यों? क्योंकि नीचे चले जाएंगे तो मैम फ्रिक्शन है ना, तो फ्रिक्शन काम बेकार कर देगा। हायर अल्टीट्यूड्स, बेसिकली हायर अल्टीट्यूड्स जमीन से 1-2 किलोमीटर बेसिकली ऊपर से ये पूरा फिनोमेनॉन जो है आपका शुरुआत होता है, अबव द फ्रिक्शन लेयर, फाइन। और इसी के मतलब आपके जियोस्ट्रॉफिक विंड्स के ही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं चाहूंगी आप अच्छी तरीके से दिमाग में बैठा लें फॉर प्रीलिम्स, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपके फॉर प्रीलिम्स, तो इसको हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। रिवीजन में आपके ये सारे ही पॉइंट्स काम में आते हैं। सबसे पहले कि सरफेस के पास जो हमारी सतह है, पृथ्वी सतह, हमारे सरफेस के पास आप देखेंगे द विंड, जिस हवा की हम बात कर रहे हैं, मूविंग एयर की हम बात कर रहे हैं, विंड आर नॉट प्योरली जियोस्ट्रॉफिक। क्यों जियोस्ट्रॉफिक नहीं है मैम सरफेस के पास? क्योंकि फ्रिक्शन काम कर रहा है। हमेशा इस बात को बेसिकली याद रखेंगे। पहला पॉइंट क्या है? नियर द सरफेस विंड इज नॉट जियोस्ट्रॉफिक ड्यू
ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू फ्रिक्शन। ये बात समझ में आई? ये कुछ कंक्लूजन्स है जो हम ड्रॉ कर रहे हैं और प्रीलिम्स में यहीं से स्टेटमेंट से सवाल आपसे बन सकता है। दूसरी चीज ये कि जेट स्ट्रीम्स जो होती हैं, आप मुझसे पूछते हैं कि क्या होती है मैम, जो जेट स्ट्रीम्स आ रही हैं, तो ये जेट स्ट्रीम्स दे आर आल्सो एग्जांपल्स ऑफ जियोस्ट्रॉफिक विंड्स। जेट स्ट्रीम्स आर आल्सो एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, ऑफ जियोस्ट्रॉफिक विंड्स। और एक और बात बताइए, ये जेट स्ट्रीम्स कहां पे टेक प्लेस करती हैं? तो मैम आपने बताया था इन अपर ट्रोपोस्फेयर। तो अपर ट्रोपोस्फेयर इज द ओनली इज द प्लेस राइट वेयर जियोस्ट्रॉफिक विंड्स आर आल्सो एक्टिंग। तो मोर और लेस जेट स्ट्रीम्स आर आल्सो एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, ऑफ योर जियोस्ट्रॉफिक विंड्स। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट टू नोट डाउन कि जितना भी मतलब मोर कॉमन, जैसे आपका जो कॉमन लैटिट्यूड्स हैं, या फिर आप समझ लीजिए कि जो बीच के लैटिट्यूड्स है ना, इक्वेटर से ऊपर पोल्स के नीचे जो मिडिल लैटिट्यूड्स हैं, मिडिल लैटिट्यूड्स और हायर लैटिट्यूड, मैं अल्टीट्यूड की बात नहीं कर रही, मैं अक्षांशों की बात कर रही हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट द लैटिट्यूड्स। तो आप जानते हैं कि ये जो जियोस्ट्रॉफिक विंड्स है ये बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलती है। मोर कॉमनली सीन कहां पे? एट मिड और हायर लैटिट्यूड्स। ठीक है, मिड और हायर लैटिट्यूड्स में बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलती हैं। वाई, व्हाट इज द रीजन? बिकॉज मैम यहाँ पे हियर CF कोरियोलिस फोर्स इज स्ट्रॉन्गर, इसीलिए स्ट्रॉन्गर होता है, इसीलिए यहाँ पे आपको ज्यादा देखने के लिए मिलती हैं। बट क्या आपने एक बात सोचा है, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के बारे में भी थोड़ा सा सोचना पड़ेगा ना हमें। एटलीस्ट अगर आप सोचते हैं कोरियोलिस फोर्स के बारे में तो आपको पता होगा इक्वेटर के पास कोरियोलिस फोर्स जो होता है वो नल होता है और पोल्स के पास जो कोरियोलिस फोर्स होता है वो हाईएस्ट होता है। तो आप देखेंगे एट इक्वेटर, ओके, इक्वेटर के पास आप जब देखेंगे मतलब भूमध्य रेखा के ऊपर जो आपका जियोस्ट्रॉफिक विंड है ना वो एब्सेंट होती है। जियोस्ट्रॉफिक विंड इज एब्सेंट। और क्यों एब्सेंट होती है मैम? क्योंकि यहाँ पे कोरियोलिस फोर्स 0 या फिर मोस्ट मिनिमम होता है। कोरियोलिस फोर्स इज बेसिकली एक साफ ना, ठीक है, 0 आप इसको लिख सकते हैं, विच इज वाई यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है इस तरीके का एक सिचुएशन। जनरली आप देखेंगे लैटिन वर्ड है, जियो मतलब समथिंग रिलेटेड टू अर्थ और स्ट्रॉफिक मतलब एक टर्निंग पॉइंट का बैलेंस। तो होता क्या है, विंड दैट टर्न्स अलोंग द अर्थ्स रोटेशन इज कॉल्ड एज जियोस्ट्रॉफिक विंड। और बेसिकली टर्न भी करती है तो क्या, PGF और CF इक्वल हो गया है तो आइसो बार के पैरेलल चलते चलते टर्न करती है, विच इज वाई यू सी व्हाट यू सी हैपनिंग अराउंड। ठीक है, इसी पूरे के पूरे डायरेक्शन को अगर थोड़ा सा हम कंक्लूड करना चाहें, ठीक है, जो भी डायरेक्शन मैंने आपको दिया है वो थोड़ा कंक्लूड करना चाहे कि ये बताना चाहे अगर कि कोरियोलिस फोर्स जो है हमारा, ठीक है, अगर हम ये बताना चाहें कि ओके ब्लैक कलर ले लिया है, अगर हम ये बताना चाहें कि मैम जो कोरियोलिस फोर्स है हमारा वो किस तरीके से डिफ्लेक्ट कर रहा है हवाओं को, तो सिंपल सी बात है, एक ये वाली ड्राइंग तो बनती है। ठीक है, ये आपका इक्वेटर है, ठीक है, हार्डली आप इसको समझ लीजिए 30 डिग्री नॉर्थ, इसको आप समझ लीजिए 60 डिग्री नॉर्थ, इसको आप समझ लीजिए 30 डिग्री साउथ, इसको आप समझ लीजिए 60 डिग्री साउथ। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखेंगे कि एक कॉमन फैक्टर आपको नजर आएगा। सिंस यू ऑलरेडी नो कोरियोलिस फोर्स कहाँ कैसा है मुझे बताओ। यहाँ इक्वेटर पे कोरियोलिस कैसा है, कोरियोलिस इज इक्वल टू 0। यहाँ पोल्स पे कोरियोलिस कैसा है, कोरियोलिस इज इक्वल टू मैक्सिमम। यहाँ सदर्न पोल पे कोरियोलिस कैसा है, कोरियोलिस इज इक्वल टू मैक्सिमम। इसीलिए मैम जब इक्वेटर पे हवा चलती है या तो इधर या तो इधर, जब ऐसे हवा चल रही है तो किसी भी तरीके का डिफ्लेक्शन इन हवाओं में नहीं होगा। नो डिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस। क्यों नहीं होगा मैम? क्योंकि अपना कोरियोलिस फोर्स यहाँ पे 0 है।
बट मोमेंट व्हेन यू गो अप इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, आप ऊपर जाएंगे तो हवा या तो ऐसे चलेगी, या तो ऐसे चलेगी, या तो ऐसे चलेगी, राइट। आप नीचे आएंगे तो या तो हवा ऐसे चलेगी, या तो हवा ऐसे चलेगी, या तो हवा बेसिकली ऐसे चलेगी, जो भी है, ठीक है। तो ऐसे ही चल सकती है ना। अब आप कोरियोलिस फोर्स में इतने साइड में, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या बोलते हैं कि कोरियोलिस फोर्स हवा को राइट में मोड़ देता है, और इतने पूरे सेगमेंट में क्या बोलते हैं, कोरियोलिस फोर्स हवा को लेफ्ट मोड़ देता है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट, सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट। तो कैसा सिचुएशन देखने के लिए मिलेगा भाई हमें मैम? देखने के लिए मिलेगा कुछ ऐसा सिचुएशन, हवा शुरू यहां से हुई, जानी यहां थी, पर पहुंच वहां गई, राइट। ये वाला सिचुएशन हमें मिलेगा, सिचुएशन ऐसा देखने के लिए, इधर जा रही थी तो इधर डिफ्लेक्ट कर गई, राइट। हमें मिलेगा देखने के लिए, ये बेसिकली इधर आ रही है तो ये बेसिकली ऐसे हो जाएगी। सो वी विल मोर और लेस सी कि हवा अपना कैसे पाथ डिफ्लेक्ट करती है साउथवर्ड्स। अब वही नॉर्थवर्ड बात करें तो हवा ऐसे जा रही है तो बेसिकली क्या होगा, ये अपने राइट वर्ड्स ऐसे डिफ्लेक्ट कर जाएगी। हवा ऐसे जा रही है तो अपने राइट वर्ड डिफ्लेक्ट कर जाएगी। हवा ऐसे जा रही है तो ये अपने राइट वर्ड बेसिकली जो है डिफ्लेक्ट कर जाएगी। कहने का मेरा मतलब सिंपल सा ये है कि कोरियोलिस फोर्स इस तरीके का डिफ्लेक्शन अलोंग द पाथ्स जो है वो कर रहा है, एंड विच इज वाई आप देखते हैं कि एक सबसे बड़ा यहाँ पे कारक हमें देखने के लिए मिलता है कि पीजीएफ और कोरियोलिस फोर्स का आपस में सिग्निफिकेंटली इक्वल होना जियोस्ट्रॉपिक विंड्स को बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज आपने दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को कवर किया है। क्या क्या है आपका? एक है एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन जहां पे आप अलग अलग तरीके के फोर्सेस को काम करते हुए देख रहे हैं, एटमॉस्फेयर को इफेक्ट डालते हुए देख रहे हैं। वहीं आपने डायरेक्शन ऑफ विंड देखा है, फिर आपने देखा है जियोस्ट्रॉपिक विंड क्या होती है। पीजीएफ और सीएफ किस किस केस में जो है सिमिलर, मतलब इक्वल हो जाते हैं। जब इक्वल होते हैं तो क्या क्या आउटकम होता है, ये प्रीलिम्स के लिए मैं स्टार मार्क कर रही हूं, आपके यहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उठ सकते हैं, ठीक है। एंड दिस इज हाउ कोरियोलिस फोर्स इज एक्टिंग। सो आज की क्लास को, आज के सेशन को यहाँ पे वाइंड अप करेंगे। नेक्स्ट क्लास में इंडीड पूरा क्लाइमेटोलॉजी, अभी तो खैर हाफ डन है हमारा, अभी बाकी है टाइप्स ऑफ विंड्स पढ़ना बाकी है, द सर्कुलेशन एंड हाउ विंड्स आर मूविंग ये पढ़ना बाकी है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स खैर अभी आपके आने वाले हैं। सो यू हैव टू जस्ट सिट टाइट, यू हैव टू अटेंड ईच एंड एवरी सेशन, नोट्स बनाना है, और बेसिकली कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, आई कीप ऑन चेकिंग। तो नेक्स्ट वाली वीडियो में आई विल एड्रेस योर डाउट्स ऑल्सो। थैंक यू सो मच गाइज फॉर बीइंग हियर विद मी। थैंक यू एंड जय हिंद।